हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे 10 मिनट्स में ऑल अबाउट न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम और ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आपको पता है कि हमारे प्लांट्स का जो है डिफरेंट न्यूट्रिएंट नीड्स है। ठीक है, और कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स को ज़्यादा मात्रा में चाहिए रहते हैं, तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स को हम लोग बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें जो हमारे प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होता है आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम। इसके अलावा कुछ सेकेंडरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जैसे कि आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और इसके अलावा कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे जिंक, कॉपर, बोरॉन, क्लोरीन एटसेट्रा। ठीक है, तो अब होता क्या है कि देखिए इनका जो है ये नेचुरल सोर्सेज से भी प्लांट को मिलते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं रूट नोड्यूल्स पे जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सेट करते हैं। लेकिन डिस्पाइट जो है इसका, क्योंकि हमारे यहाँ कंट्री में जो है एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी है और ईल्ड ज़्यादा चाहिए रहता है फ्रॉम द सेम फील्ड, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो इन सब न्यूट्रिएंट्स का जो डेफिशिएंसी होता है वो हम पूरा करते हैं थ्रू फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो अब इसी के बारे में हम लोग को बात करना है। देखिए जो फर्टिलाइजर्स है इनको प्राइमरली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है नाइट्रोजनस, एक है फॉस्फेटिक और एक है पोटासिक। ठीक है, नाइट्रोजनस क्या हुआ, वैसे फर्टिलाइजर्स जिसमें नाइट्रोजन का कंटेंट जो है वो ज़्यादा है। इसका एक एग्जाम्पल क्या है, आपका यूरिया। ठीक है, यूरिया ही सिर्फ ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर है, बहुत सारा दूसरा फर्टिलाइजर भी जो है जो हम लोग नाइट्रोजन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जो जिसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है यूरिया मतलब नाइट्रोजन का, और हमारे कंट्री में जो प्राइमरली यूज़ होता है दैट इज़ यूरिया। ठीक है, सेकंड आपका क्या है, दैट इज़ डीएपी। डीएपी जो होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये भी इज़ अ टाइप ऑफ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। ठीक है, इसमें क्या होता है, फॉस्फोरस का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा हम लोग इसमें कुछ नाइट्रोजन का भी कंटेंट होता है, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद पोटासियम के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश, जो कि बहुत वाइडली यूज्ड है इंडिया में। तो बेसिकली ये 3 फर्टिलाइजर्स हैं जो कि हम लोग एनपीके के डेफिशिएंसी के लिए हमारे कंट्री में यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा कॉम्पोजिशंस है जिसको हम लोग बोलते हैं एनपीकेएस। एस जो है, एस स्टैंड्स फॉर सल्फर। इनका डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन का जो है हमारे यहाँ फर्टिलाइजर्स अवेलेबल है। अब देखिए जो अगर आप सब्सिडी का बात करें तो हमारे यहाँ जो है फर्टिलाइजर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है यूरिया और एक नॉन यूरिया, क्योंकि यूरिया जो है वो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के अंदर नहीं आता है। यूरिया जो है बिल्कुल उसका सब्सिडी सिस्टम अलग है। तो हम लोग क्या करते हैं, सब फर्टिलाइजर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए हैं, एक यूरिया और एक नॉन यूरिया। ठीक है, तो हम लोग जो आज बात कर रहे हैं न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, वो किसके लिए है, नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स के लिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्या है। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड भी जान लेते हैं कि अब 1960s में आपको पता है कि हमारे कंट्री में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, तो उसके बाद बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ होने लगा फर्टिलाइजर्स, और उसमें भी सबसे ज़्यादा यूज़ जो हुआ वो आपका यूरिया का हुआ। अगर आप बोलेंगे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट का रिकमेंडेड रेशियो क्या होता है एनपीके का, वो है 4:2:1, और इंडिया में जो है वो करेंटली अभी कितना है, 8.4:2.2:1। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा डिसप्रपोर्शनेट यूज़ है आपका यूरिया का। इसके अलावा देखिए कुछ कुछ रीजंस हुए, जैसे कि आपका जो पीके फर्टिलाइजर्स थे, जो आपका फॉस्फोरस और पोटासियम फर्टिलाइजर्स थे, इनका प्राइसेस जो है वो 1992 में डी कंट्रोल कर दिया गया था। डी कंट्रोल मतलब इनका प्राइसेस जो है वो मतलब मैन्युफैक्चरर्स जो है वो इंक्रीज कर सकते थे। हालांकि इस पे सब्सिडी मिलता था, लेकिन इसका एमआरपी जो है वो इंक्रीज कर दिया जाता था। वहीं आपका यूरिया का जो है वो जो एमआरपी है दैट इज कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। तो ये भी कुछ रीजन हुआ कि यूरिया का जो है वो यूसेज इंडिया में बढ़ गया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था कि 2010 में एक स्कीम लेके आए थे जिसको बोलते थे न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। अब इसके अंदर इसके बारे में पहले कुछ चीज़ जान लेते हैं कि इसको इंप्लीमेंट कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स। और ये किसके, देखिए यहाँ पर लोग जनरली गलती कर देते हैं कि वो सोचते हुए कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है। नहीं, ये आता है किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। और ये बेसिकली एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसमें जो है गवर्नमेंट क्या करती है कि प्रति केजी ऑफ न्यूट्रिएंट आपको सब्सिडी प्रोवाइड करती है। यानी मैंने अगर आप समझने की कोशिश करिए कि जैसे आपका एक फर्टिलाइजर ये है जिसमें एन भी है, जिसमें पी भी है, जिसमें के भी है, जिसमें एस भी है, तो आप जितना अमाउंट आपका नाइट्रोजन आपने यूज़ किया है उसके प्रति केजी आपको अमाउंट सब्सिडी मिलेगा। जितना फॉस्फोरस यूज़ किया है उसके हिसाब से आपको मिलेगा, जितना आपने पोटेशियम यूज़ किया है उसके हिसाब से मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि जैसे यूरिया में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन है। ठीक है, तो उस पर जो है ऑब्वियसली यूरिया को तो है एनबीएस के बाहर रखा गया। अगर आप कोई दूसरा एक फर्टिलाइजर बनाते हैं जिसमें आप कोई एक न्यूट्रिएंट को ज़्यादा कर देते हैं, तो आपको जो है बाकी न्यूट्रिएंट्स पे जो है वो पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका यही जो कोर था कि हम लोग यूरिया से थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करें और प्लांट्स को जो है वो सारे तरह का न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट कॉम्पोजिशन है जो आपके जैसे म्यूरेट ऑफ पोटाश एक एग्जांपल है, मोनो अमोनियम फॉस्फेट है,
ट्रिपल सुपर फॉस्फेट है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फॉस्फेट्स है जिस पर हम लोग ये स्कीम जो है ये काम करता है। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा लाइफ एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे आप सोचिए कि आपने 1 टन डीएपी यूज किया है, ठीक है, डायमोनियम फॉस्फेट। अब यहाँ पर अभी जो करंटली रेट है क्या है, प्रति केजी यहाँ पर रेट दिया हुआ है ₹18.789 जो है आपको प्रति केजी नाइट्रोजन आपको सब्सिडी मिलता है। वैसे ही फॉस्फोरस का कुछ रेट है, पोटाश का कुछ रेट है। ठीक है, अब आप जानते हैं जो हमने बोला डायमोनियम फॉस्फेट, उसमें क्या होता है, देखिए 46% जो है आपका P2O5 होता है जो कि फॉस्फोरस है, और 18% जो है वो नाइट्रोजन होता है। तो अगर आप सोचिए कि आपने 1000 केजी डीएपी खरीदा है तो करीबन 460 केजी उसमें फॉस्फोरस होगा और 180 केजी आपका नाइट्रोजन होगा। तो अगर आप उसके रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो करीबन आपको 24,000 जो है वो सब्सिडी मिलेगा अगर आप 1000 टन जो है वो डीएपी सेल करते हैं तो। ठीक है, तो ये इस तरह से वर्क करता है कि आपके फर्टिलाइजर में एग्जैक्टली न्यूट्रिएंट्स है कितना। ठीक है, अब चलिए इसको जो है इम्प्लीमेंटेशन अब इस स्कीम का कैसे होता है। तो आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर्स का एक ऐप है ई उर्वरक। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई रिटेल जो जहाँ पर से फर्टिलाइजर सेल होता है तो वहाँ पर जो भी फार्मर आते हैं वहाँ पर एक पॉइंट ऑफ सेल मशीन होता है, और वो उसको उनको मतलब क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो किसान क्रेडिट कार्ड और जो है आधार इनेबल्ड सारा सिस्टम्स हो चुका है। तो जैसे ही एक अगर रिटेलर जो है एक बैग ऑफ डीएपी या एमओपी सेल करता है तो उसी के इक्विवेलेंट जो है सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट जो है वो मैन्युफैक्चरर को पे कर देती है। ठीक है, अब देखिए इसके मतलब इस एनबीएस के इम्प्लीमेंट होने के बावजूद भी आप जानते हैं कि इंडिया में अभी जो है यूरिया का बहुत डिस्प्रोपोर्शनेट यूज़ है। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या है, क्योंकि देखिए जो डी कंट्रोल हुआ था प्राइस आपका पीके फर्टिलाइजर्स का, तो उससे क्या हुआ कि उनका रेट्स काफ़ी इंक्रीज करता चला गया। इवन जो सब्सिडी बर्डन जो है गवर्नमेंट पे वो भी काफ़ी इंक्रीज करता चला गया, और वहीं यूरिया जो है अभी भी हाईली सब्सिडाइज है। इसी कारण के वजह से अभी भी जो है फार्मर्स हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा यूरिया यूज़ करते हैं। ठीक है, तो और इसके आपको पता है कि यूरिया के इसके अलावा कुछ कुछ और रीजंस है, जैसे कि यूरिया का जो है क्या कि कुछ इलीगल डाइवर्जन्स होता है दूसरे इंडस्ट्री में, जैसे कि प्लास्टिक इंडस्ट्री में। ठीक है, उसके अलावा बहुत जगह एनिमल फीड में भी यूरिया को यूज़ कर लिया जाता है। इसके अलावा जो सब्सिडाइज यूरिया है उसका इलीगल स्मगलिंग भी होता है, जैसे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में। तो इन सब चीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लेके आए थे जिसमें यूरिया का नीम कोटिंग किया गया था कि उसको दूसरे सेक्टर्स में या दूसरे इंडस्ट्रीज़ में जो है इलीगली मतलब डाइवर्ट ना किया जाए। ठीक है, इसके बावजूद अभी भी यूरिया का जो है बहुत रैम्पेंट यूसेज है, और इसमें जो है सारे सेक्टर स्टेक होल्डर्स का जो है ये रिकमेंडेशन है कि यूरिया को भी आप जो है एनबीएस के अंदर लाइए। ठीक है, अब आपको पता है कि यूरिया का जो अगर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, यूट्रोफिकेशन होता है, जिसकी वजह से एल्गल ब्लूम्स होता है, जिसकी वजह से बहुत सारा इकोलॉजिकल डिसबैलेंसेस क्रिएट होता है। इसके अलावा कुछ बीमारी भी है जो नाइट्रोजन पॉल्यूशन की वजह से होता है, जैसे कि ब्लू बेबी सिंड्रोम, और आपका सॉइल जो है वो तो आपका डिग्रेड होता ही है। ठीक है, तो यूरिया को भी जो है किसके अंदर लाना चाहिए, एनबीएस के अंदर। तो आज छोटा सा एक स्कीम था जिसको हमने 10 मिनट्स में कवर किया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।